जी टीवी में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और गालिबन जब से काबुल हुकूमत अगस्त, अब तो कोई तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं, और हमने ये समझा था, हमारे इदारों ने ये समझा था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने समझा था, हमारे दफ्तर ख़ारजा के बाबुओं ने ये समझा था, हमारे इदारों ने ये समझा था, और बहरहाल हमने जिस तरह फैसिलिटेट किया तालिबान को, उसके बाद शायद वो अगर मुखासमत में दोस्ती का से काम नहीं लेंगे तो वो मुखासमत नहीं दिखाएंगे। आज काबुल बल्कि उसके अवान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, अव्वल तो लोग कहते हैं, जो मेरे मेहमान हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोग कहते हैं कि 3 तो शहरों पर मुश्तमिल पूरा अफ़गानिस्तान है, बाकी जगह तो आज़ाद इलाके हैं। पहले उस ज़माने में अपने अपने वॉर लॉर्ड्स होते थे, अभी भी यहाँ तक कि बलोच इंसर्जेंसी को भी वहीं से अब सपोर्ट मिल रही है, और बाकी भी जो ISS कौन से। और जब कोई हमला पाकिस्तान पर हो, पाकिस्तान के हमारे फ़ौजी बहादुर मारे जाएं, तो ये कहा जाएगा कि जी फ़लाँ ने कहा है, फ़लाँ ने कहा, हालांकि पूरी जिम्मेदारी काबुल हुकूमत की होती है। अगर नॉन स्टेट एक्टर, हमारे यहाँ ज़माने में भी एक ज़माने में नॉन स्टेट एक्टर थे, वो मुहिम जुई करते थे, लेकिन हम उन्हें डिसोन करते थे, उन्हें पकड़ते थे, कैफर किरदार तक पहुँचाते थे। लेकिन ये जो मैंने कहा, ये पहला वाक़या नहीं, गालिबन 50,000 से ज़्यादा हमारे शहरी और फ़ौजी जवान अब तक शहादत हासिल कर चुके हैं। हर दूसरे दिन एक बड़ा वाक़या होता है, चौकियों पे हमला, और ये जो हालिया था इंतहाई शदीद, इंतहाई ख़तरनाक। ख़ासब आप भी वहाँ रहे हैं, 2-4 बार मुझे भी काबुल में जाना पड़ा है। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक वहाँ का ये जो अफ़गान कहते हैं, गालिबन अभी जो वॉर लॉर्ड्स, मैं भी गया हूँ उस इलाके में, बाज़ जगह पे जहाँ होते थे, इनका तो गालिबन ट्राइबलिज़म जो है अभी तक अफ़गान कौमियत में भी शायद तब्दील नहीं हुआ होगा, और इसीलिए बेशतर इलाके आज़ाद हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उन्हें पैसे दें, उनसे जो चाहे करा लें। नहीं, देखें, बात यह है कि अफगानिस्तान की एक कौम तो है, अफगानिस्तान की नेशनलिटी है, उसमें मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन आपकी जो बात है वो इस हद तक तो उसमें सदाकत है कि गुज़िश्ता 50-60 साल में जब से यहाँ पे बड़ी पावर्स, सुपर पावर्स की राइवलरी शुरू हुई, पहले मुजाहिदीन जिहाद यहाँ पे हुआ, और फिर उसके बाद सिविल वॉर में चला गया, और फिर यूएस और नेटो आए, तो उसके बाद से जो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत उस तरह से नहीं है जिस तरह से दीगर ममालिक में सेंट्रलाइज्ड हुकूमतें होती हैं, उनका कंट्रोल होता है। लेकिन फिर भी एक वहाँ पे एक हुकूमत मौजूद है जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो डिफेक्टो हुकूमत है, रिकॉग्नाइज नहीं है इंटरनेशनली, लेकिन वो जो कुछ भी अफगानिस्तान की तरफ से होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसीलिए आप देखें, अमेरिका की तरफ से भी या दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से भी जब वो इस किस्म की कोई चीज होती है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या किसी और मुल्क के साथ हो, तो उस पे दुनिया का रिएक्शन आता है, जिस तरह इस वाक़े पे भी आया है। तो रिएक्शन आना और बात है, लेकिन खादा आप ये बताइए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको पंजाबी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पंजाबी तालिबान कह लें, अफगानी तालिबान कह लें, पाकिस्तानी तालिबान कह लें, मेरा तो छोटा सा एक बहुत ही तालिब इल्म का एक बयानिया रहा है, ये सब एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। कहीं ये डिसोन करना होता है तो कहते हैं पंजाबी तालिबान ने किया, कहीं कहते हैं कि जी हमने किया, तो उनका तो एक ही टारगेट होता है ना कि जो उन्होंने माजी में किया। तो ये जो इस वक्त जो वहाँ, और आपको इल्म है कि 11 अगस्त के बाद बाकायदा हज़ारों की तादाद में लोग रिहा हुए, उनको पनाहगाहें दी गई, उनको अस्करी माली इमदाद दी गई, हमने पॉइंट आउट भी किया वो जगह जो नाम नयात कायद थे उनको क्या कार्रवाई की, क्या अभी तक वहां से वो ऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, देखें, बिल्कुल ये वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं, और इस बात का सबूत तो ये है कि जब मैं वहां पे खुद भी बतौर एम्बेसडर मौजूद था, 2022 मेरा वहां पे आखिरी साल था सर्विस का, तो वहां पे एक मुज़ाकरात भी हुए थे जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के दरमियान और टीटीपी के कुछ लीडर्स के कुछ ग्रुप्स के दरमियान। तो इस बात पे से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो वहां पे मौजूद हैं। और फिर ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ तरह के ग्रोह हैं जो इस नाम से ऑपरेट करते हैं, ये तमाम हों या अफगान तालिबान हो, ये उन्हीं मदरसों में
चाहे वो पाकिस्तान के मदरसे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के मदरसे हैं, उन्हीं मदरसों में तालीम हासिल करते रहे हैं। लेकिन अगर आप बुनियादी इशू देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मसाइल गुज़िश्ता 50 साल में हैं, वो इस तरह से कुछ है कि पाकिस्तान के रिलेशंस इन ग्रुपों से तो रहे हैं। पहले मुजाहिदीन के साथ थे, जब मुजाहिदीन वहां से निकल गए तो मुजाहिदीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। फिर जब तालिबान आ गए पावर में और तालिबान इसके बाद यूएस आ गया और तालिबान इंसर्जेंसी में रहे, तो दुनिया में अमूमी तौर पर तासुर यह है कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे थे और हमारी उनको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद यही तालिबान से हमारे ताल्लुकात उनकी स्टेट से अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम है वो दोनों मुल्कों की स्टेट इसमें इंडियन फैक्टर कितना है? पहले हम कहते थे, पहले खासा हम ये कहते थे कि इंडिया के पता नहीं कितने वहाँ कौंसल खाने हैं। क्या आप समझते हैं कि अभी भी जो काबुल हुकूमत इंडिया का फेस है? अभी बिलवास्ता तौर पर, वो तो खैर मुझे इल्म है कि दिल्ली काबुल रास्ते जहाज आते जाते हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर उसके। इंडिया जो है किस हद तक इसमें मुलव्वस हो सकता है? क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना, थोड़ा सा माली और अस्करी वसाइल देकर। इसके सबूत मिलते हैं कुछ? जी देखिए, नेटो फोर्सेस की प्रेजेंस के दौरान तो 2 डेकेड्स, जो 2 दहाइयां थी, उसमें भारत का बहुत ज्यादा अमल दखल रहा। उनकी इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ उनकी ट्रेनिंग में वो शामिल रहे और इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में जो उनकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की प्रेजेंस थी। कॉन्सुलेट्स तो उनके 4 ही हैं जिस तरह के हमारे कॉन्सुलेट हैं, लेकिन उनके जो 2 कॉन्सुलेट हमारे बॉर्डर एरियाज में हैं, जलालाबाद हो या कंधार हो, उनकी कोई अपेरेंटली जस्टिफिकेशन उस तरह नहीं नजर आती, क्योंकि वहां पे कोई इंडिया से मुतल्लिका आबादी की मौजूदगी या एक्सपेट्रिएट्स की मौजूदगी नहीं है। तो इस तरह उन्होंने अपना फुटप्रिंट तो बहुत बढ़ाया है इंडियंस ने। तालिबान के आने के बाद से गो के उनकी एम्बेसीज की फॉर्मल प्रेजेंस कम हो गई थी। शुरू में तो रही नहीं, फिर अब है एम्बेसी, लेकिन लोअर लेवल्स पे हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले, 2-3 हफ्ते पहले, इंडिया ने अपना एक डेलीगेशन भेजा था और अब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो तिजारत और इकोनॉमिक रवाबित को भी बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया का फैक्टर मौजूद है, रेलिवेंट है, और चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के रिलेशंस में बहुत ज्यादा रखना पड़ चुका है, बहुत ज्यादा खिला पड़ चुका है, तो इस सूरत में इंडिया का फैक्टर और ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उन फोर्सेस की तरफ से जो पाकिस्तान और उसका क्या हुआ? बड़ा उसका शोर उठा था और ऐसा लग रहा था कि हमारे उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो वज़ीर आला बन गए, बस हम एक अफगान महाजिर को जो यहाँ पर दहशतगर्दी में मुलव्वस है निकालेंगे। कुछ फिगर बताया गया 14 लाख रजिस्टर्ड हैं, 11 लाख कितने हैं। मेरा तो ख्याल है कि हार्डली चंद हज़ार ही भेजे गए होंगे, जो भेजे भी गए होंगे बेशतर वापस भी आ गए होंगे। किधर गया वो जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि कराची में से उठा के बसों में डाला जा रहा है, मीडिया भी लग गया था। किधर गया वो सब कुछ? जी देखिए, मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जो गैप आया है, दोनों साइडों से कुछ गलत चीजें हुई हैं, कुछ गलत फैसले हुए हैं। अफगानिस्तान की साइड से बुनियादी तौर पे उन्हें ये समझना चाहिए था कि टेररिज्म को सपोर्ट करके और टेररिस्ट ग्रुप या टीटीपी टाइप ग्रुप्स, या जैसे आपने बलूचिस्तान के ग्रुप्स का कहा, इनको सपोर्ट करके वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर एक अच्छी रिलेशंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पहले तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में डिप्लोमेटिक आउटरीच कम हुई और खत्म हुई। फिर इनके दरमियान कशीदगी बढ़ी मुख्तलिफ मामलात पे, जिस तरह का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान ने सख्त डिसीजन लेते हुए रेफ्यूजीज को और अफगान को जो यहाँ से वापस भेजने की पॉलिसी इख्तियार की। और अब तीसरी स्टेज में हम देख रहे हैं कि एक दफा फिर पाकिस्तान को 2022 के बाद एक दफा फिर एयर स्ट्राइक्स करना पड़ गई हैं वहां पे। तो और इस दफा फॉर्मली इस बात को ओन भी किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि गैप बहुत बढ़ चुका है और इसमें बुनियादी गलती दोनों साइडों से वही हो रही है कि वो दोनों साइडें एजेंडा को ब्रॉडन करने की बजाय, टॉक्स में इस बात को एड्रेस करने की बजाय कि किस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट से अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगान तालिबान अपने आप को अलहदा करें, वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। जो रिएक्शनरी मेजर्स हम ले रहे हैं
उनका उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है इस पे बहुत सीरियस अब सोचने की जरूरत है कि अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए। शुक्रिया मंसूर खान साहब, साबिक सफ़ीर अफ़गानिस्तान में रह नज़र रखते हैं। और हाल ही में जो वाक़या सानिया इस हुकूमत के आते ही हुआ, 8 शहादतें हुई, मुसलसल ख़ुदकश हमले धमाके हो रहे हैं और किसी किस्म का काबुल हुकूमत की जानिब से वो जो पनाह लिए हुए हैं हर तरह के बलोच, पख्तून, दुनिया भर से आए हुए दहशतगर्द, तकरीबकार, लश्कर सिपाह, उनको अमली और अस्करी इमदाद दी जा रही है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी टीवी में मुजाहिर बदरी आपको खुशामदीद कहता है। IMF का वफ्द आया है और कहते हैं जी आज आखिरी दिन कंप्लीट हो जाए, शराइत मानी ली गई हैं कि बिजली, पानी, गैस। लेकिन उससे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा अपने बहुत ही मोहतरम मेहमान जिन पर गहरी नज़र है, वज़ीर मुमलिकत रहे मोहतरम अशफाक तोला साहब। शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने कहा IMF फिर बाद में बात करूँगा। मुझे यानी सॉरी टू से, पता नहीं हमें बेवकूफ़ समझते हैं आपको, हम लोगों को, या पता नहीं क्या मकसद था। आपने शायद शेर सुर्खी में पढ़ा हो, मियाँ नवाज शरीफ कह रहे थे कि जनाब ये और कितनी गैस बिजली महंगी करेंगे, आवाम का और कितना सब्र का इम्तहान लेंगे और ये क्या करेंगे। ये किससे कह रहे थे वैसे? थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, आप तो जानते हैं ना इन लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, तो आप गाइड करें कि वो किसको कह रहे थे। सवाल ये पैदा नहीं होता। देखें, ये तो हर किसी को तदारुक है इस चीज का और हर कोई ये मानता है कि ये जो महंगाई है, ये मेरा ख्याल है इसने हमारी कौम की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब तो उनके भाई की हुकूमत है ना, भाई से कहते हैं ना वो, भाई अपने भाई से कहते हैं ना, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और 233 करोड़ के टायर लिए जा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। देखिए, उस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, मगर मेन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ मुजाहिद साहब, कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आपका आ रहा है ना, वो IMF का एग्रीमेंट है। और IMF का एग्रीमेंट, देखिए, IMF आपके पास नहीं आता, आप जाते हो, ये इसकी खूबी होती है। और जब आप खुद जाते हो और जब इनकी कंडीशनें होती हैं, तो मेरा ख्याल है आप जब परफॉर्म नहीं करोगे, आपका एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट सही नहीं करेगा, लोग रेमिटेंसेस लाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इन चीजों को तो आपको फेस करना है। मुझे नहीं अशफाक तोला साहब, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था, IMF के लोग भी, मेरे ख्याल उनमें कुछ लोग उर्दू भी जानते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे, तो उन्हें हैरत नहीं होगी कि भाई की हुकूमत है और बड़ा भाई कह रहा है आवाम का और कितना इम्तहान लेंगे, ये महंगाई क्यों हो रही है। यानी इस तरह के बयान देने की ज़रूरत क्या थी? क्या कोई यानी इससे पॉपुलर हो जाएंगे क्या? इससे लोग कोई बड़ा उनके, यानी मैं तो ये इस पर मुझे, मैं लफ्ज़ हंसी भी का इस्तेमाल करूँ तो शायद गलत होगा, ना मैं आपको मुश्किल में डालना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्यों इन लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि भाई की हुकूमत है और कह रहे हैं कि जनाब और आवाम का सबर का इम्तहान लेंगे। भाई आप लें, और डिलीवर नहीं हो रहा तो उसको एक्सप्लेन करें आपके असेंबली में आके। ये कोई घरेलू बातें हो रही है घर में, ये बातें तो घर में करने की होती है ना, जो आपने शेर सुर्खी लगा दी। जी जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली वो उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी छपा है। तो वो अंग्रेजी तो जानते हैं ना IMF वाले, चले उर्दू नहीं जानते। तो वो मेन मसला ये नहीं है। मेन मसला, देखें, ये बात तो बहुत ही सही कह रहे हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हो, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, सिराजुल हक हो, कोई भी आप पार्टी का कोई भी लीडर लेंगे, जाहिर बात है वो, और ये हम सब इसके जिम्मेदार हैं, बशमूल मेरे आपके सब जिम्मेदार हैं। इसकी मैं आप वजह जिम्मेदार ये नहीं है, है, सॉरी, देखिए यही तो जनरलाइज क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों जिम्मेदार हूं? मुझे तो आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, गाड़ी हमने भेज दी, आपको भी कारोबार का, आपका कितना कारोबार बढ़ा? आप जिम्मेदार हुक्मरानों को ठहराए ना, जो अपने अशराफिया कमी नहीं कर रही। जिस दिन इन लोगों ने, मैं गया था इस्लामाबाद, जिस दिन 342 लोगों को वो मिली है, उसी दिन पासपोर्ट मिल गए, उसी दिन इनको गाड़ियां मिल गई, उसी दिन इनको अलाउंसेज मिल गए, वजीरों को गाड़ियां महंगी मिल गई। भाई उस दिन तो ऐलान कर देते कम से कम रिलीफ का, कि हम ये चीजें नहीं देंगे जो अरबों में हैं।
एक बात मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, पासपोर्ट वगैरह का तो मुझे नहीं पता। गाड़ियां वही पुरानी है, कोई नहीं खरीदी गई थी। मेरे पास 2013 की भाई सिविक गाड़ी गाड़ी नहीं, थी। मैंने तो 233 करोड़ का आपके टायर का जिक्र कर दिया, उसका आपने किसी ने डिनाइल भी नहीं करा। मुझे तो नहीं पता सर, मैं अखबार में स्पोक्समैन शायद तो नहीं। सुर्खियां छपा है, एक बार नहीं 2 बार छपा है, सब चैनलों में छपा है कि 233 करोड़ के सिर्फ मरियम बीवी ने टायर लिए हैं गाड़ी को। कौन सी गाड़ी, कितने अरब की थी वो? मुझे नहीं पता सर, अल्लाह नहीं बेहतर नहीं पता जानता नहीं, है। अब तो ज्यादा मैं जिम्मेदार आदमी हूं ना, मैं कोई क्यों गलत बयानी से नहीं, काम हो। मैं तो आपको सिर्फ आप इसलिए कह रहा हूं कि हम ये समझ रहे थे कि कम से कम हकायक को तो तस्लीम करें, ये कुछ कम से कम पहलकारी तो करते पहले दिन, ताकि लोग सुकून का सांस लेते। यानी सही कोई कह तो रहे हैं आप। कुछ तो इनिशिएटिव लेना था ना, या नहीं लेना था? नहीं, मेरा ख्याल इनिशिएटिव तो लिए जा रहे हैं, और हो सकता है ये रूटीन की मेंटेनेंस हो, मुझे नहीं पता, मैं पूछ लूंगा। आपकी बात वजह है, आप सही कह रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर कोना मशाफी हैं, और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसका जरा मेरा ख्याल है कोई कंफर्मेशन आता है तो मैं आपसे बिल्कुल फोन पे भी बात खैर कर मैं ये लूंगा। बात तो खैर कंफर्म से कर रहा हूं, लेकिन मैं और आगे बढ़ता हूं। मतलब आईएमएफ ने जी। जो शराइत कहीं, बिजली और गैस, अव्वल तो गैस ही नहीं आ रही, पता नहीं आपके घर में आ रही होगी नहीं पता। बिजली का बिल कितना आ रहा होगा, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा बोझ उठाते होंगे। मतलब दो शराइत तो आपने बेसिक वही मान ली जिसका वो इसरार कर रहे थे। उसके अलावा और क्या करा है हम लोगों को यही नहीं पता। चले आप मुझे बता दें, माशाल्लाह आप बहुत सीनियर सीजनड हैं, बाखबर आदमी हैं, कि आईएमएफ के साथ मुआहदे में हमने किन किन शराइत पर मानी उनकी? देखिए, सबसे बड़ी मादरत के साथ कोताही हमारी यही है कि हमने अपनी चादर से ज्यादा पांव फैला दिए। और आपने देखा होगा कि हमारे टैक्स के निजाम में भी कोई इक्विटी नहीं है। हमारी हर चीज जो है ना, वो तितर बितर मईशत के हिसाब से हुई हुई है। कल भी मैं किसी मीडिया में इंटरव्यू दे रहा था, मैंने तमाम हकायक रखे थे कि देखिए, आपका सबसे बड़ा मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट का, और इसी वजह से हम आईएमएफ के पास जाते हैं। जब करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात करेंगे मुजाहिद साहब, तो सबसे बड़ा मसला आपका एक्सपोर्ट आता है और इंपोर्ट आती है। आपने इतनी लिबरलाइज इंपोर्ट कर दी थी कि अब इसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल था। आपने देखा होगा ये इंपोर्ट की आड़ में, सोलर पैनल की आड़ में कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए, और आप फिर भी इंपोर्ट को नहीं रोक सकते थे। आप सबसे पहले देखेंगे ना, तो इसकी फसाद की जो करंट अकाउंट डेफिसिट मैं आपको कह रहा हूँ, इसका सबसे पहला खुमियादा हमें 2021-22 में भुगतना पड़ा, जब अनवारंटेड हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंपोर्ट खोल दी और $8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रखा था। और उस वक्त के स्टेट बैंक गवर्नर मुझे कहते हैं, इशफाक साहब आप क्या बात करें, हम तो 5 बिलियन पे खत्म करेंगे। मैंने, सर नहीं हो सकता। और आप देखें वो 17.5 अरब पे खत्म हुआ है। तो वो 9.5 अरब का जो करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ा था, उसके आज तक एकोज जो है ना हम भुगत रहे हैं। और उसी वजह से फिर आपको आईएमएफ को दोबारा लाना पड़ा। उसी वजह से फिर आईएमएफ ने अपनी कंडीशनलिटीज को टफ की। फिर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए एक मिसकमिटमेंट किया। जब मिसकमिटमेंट हुआ तो वो और नाराज हुए। जब नई गवर्नमेंट आई बोला पीडीएम साहब की, कोई पहली बार तो गए नहीं है, 24 बार तो आप आईएमएफ के पास गए हैं शायद। अगर गालिबन एक बार मुशर्रफ आप का दौर था, शायद हम आईएमएफ से शायद हम कुछ दिन के लिए नहीं गए थे। मसलन ये कोई पहली बार मुजाहिद तो आईएमएफ साहब, के बाद नहीं गए आप, 24 बार मुजाहिद गए। और साहब, ये अब 24 बार वो पूछेगा ना कि आपने क्या करा। हम जब अपने ऐवान सदर का बजट सालाना 110 अरब है, वहां 550 मुलाजिम है, जिसमें 450 माली, 350 माली हैं। ऐवान वज़ीर आज़म का खर्चा जो है वो 95 करोड़ है सालाना। चारों गवर्नरों, चारों वज़ीर आलाओं के इतने ही अखराजात हैं, इतने ही मुलाजिम हैं। ये क्यों नहीं कर सकते थे? एक नोट पे कर सकते थे। आप माशाल्लाह अगर कोई कारोबार करेंगे और आपको नुकसान होगा तो आप नहीं करेंगे 4 दुकानों में से एक को बंद। मुजाहिद साहब एक बात बताऊं मैं आपको, आपका सबसे बड़ा खर्चा इस वक्त है डेट सर्विसिंग। 8300 अरब है। कितना? 8300 अरब। उसका 1 परसेंटेज पॉइंट मैं कम करूं ना तो 400 अरब रुपए बचते हैं, 466 अरब रुपए। ओके। उस तरफ आपने कभी तवज्जो दी? आज आपकी स्टेट बैंक ने, आप माशाल्लाह बड़े नजर रखते हैं, गहरी नजर रखते हैं। स्टेट बैंक ने पिछले 6 महीने में $2 अरब मार्केट से खरीदे हैं 280 रुपए में। डॉलर की आज वैल्यू है 235 से 250 के दरमियान। तो किसी ने सवाल किया स्टेट बैंक से मेरे अलावा कि भाई ये बता दे कोई हमें कि ये 235 या 250 से बढ़ के आपने 280 रुपए का क्यों लिया है डॉलर? क्या ये मुझे बताएं, 60 अरब रुपए मेरे एक्सचेकर से गए, आपने उनसे सवाल किया आज तक?
आपने अभी 98 करोड़ की मुझसे बात की है, आपने 1 अरब 10 करोड़ की बात की। आपने क्या स्टेट बैंक से ये पूछा कि ये 60 अरब आपने करेंसी बाइंग करने में क्यों ज्यादा दिए? उसकी वजह से 5% आपका अफराते दर में कमी आती, उसकी वजह से 2.4 ट्रिलियन का सालाना आपके शरह सूद में कमी वाकई हो जाती। क्या आपने ये सवाल किया? क्या इसकी जिम्मेदारी मीडिया पे नहीं है? क्या मुझ पे नहीं ही नहीं, हमने तो जिम्मेदारी है? पूछा कि आपने 22% सूद कैसे कर पूछा? दिया। 22% सर सूद नहीं है ना, पूछा। 22% सूद है, हमने पूछा। सर और मैं, मुझे तो ये भी, 22 होना चाहिए। सर आप मुझे एक बात बताएं, आपने पूछा? अब आप पूछे ना, मैं आपको कह रहा हूं पूछे, और कोई कहे तो बोलना तोला साहब कह रहे थे। अरे मुझे तो सर ये, मसला ये एक और मुझे ये बता मसला दीजिए, ये है, ये जो पाकिस्तान में बैंकों ये है, का मसला ये है, 576 अरब का मुनाफा कहां से हो गया, इनके डिपॉजिट इतने सर कहां से बढ़ मसला गए? ये है कि आज तक आपने कभी ये कहा कि जो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई थी उसको इंप्लीमेंट करने की बजाय एक केयर टेकर सेटअप ने एक नई कमेटी क्यों बना दी? पूछे? आप पूछे ना, ये सवाल तो आप उनके दरमियान उठते बैठते, आप पूछे। मैं तो कहा मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ हूँ स्टूडियो में। मेरी बात सुनो, मैं भी कराची में हूँ मुजाहिद भाई, मैं तो पूछता हूँ, मगर अब आप, ये मीडिया की बारी है ना, ये आपने अवाम में अवेयरनेस लानी है, ताकि आप देखें, आप छोटी छोटी चीज पे तो हम बात करते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सही करते हैं। अशफाक भाई, ये क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर जमा हो, अगर अभी अर्जेंटाइन के गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को घर भेज दिया, वजीरों को घर भेज दिया, उन्होंने, हमें कोई काम ही नहीं है, हमें जो इनका, हमारे काम ही नहीं है गवर्नमेंट का, ये कारोबार सब करें। गवर्नमेंट कारोबार कहां करती है? आपने, अच्छा पीआईए को तो कर देते, ये जो 100 कहां 150 अरब रुपए चला गया है रेलवे पे, ये पीआईए पे, और वो मोटरवे 10 अरब की बन रही थी 110 अरब पे चली गई, ये तो कर सकते थे। ये मैं आप कहां से करेंगे? देखिए मोटरवे जो है ना, हैदराबाद सक्कर की मैं कह रहा हूं आपसे, वो खा गया। वो आदमी सिंध बैंक का सदर जो है 43 करोड़ रुपए एक ब्रांच मैनेजर को देता है कि जाओ बांट दो। सर वो तो खैर आप स्टेट बैंक से सवाल कर ले, और मैं आपको सिर्फ एक बात बताती, मोटी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2.4 ट्रिलियन के इंटरेस्ट बच जाता आपका, 60 अरब आपने यहाँ पर बाइंग में ज्यादा लगा दिए। तो मैं तो वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो मैं प्रूव कर सकता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है सर कि ये मिनसल कौम, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास मसला कौन ये नहीं, होता है हुक्मरानों को, सॉरी अशफाक भाई, मैं कह रहा हूं ये हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, और हुक्मरानों ने सोचा। नवाज शरीफ अपने छोटे भाई की हुकूमत में कह रहे हैं अवाम और कब सब्र करेंगे, सब्र का इम्तहान लेंगे, जो जाती उम्र में 10 लाख लोग जमा हो जाएंगे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखें आप, एक बात बताता हूँ, जब हमने ये स्टैंड लिया था, एक शख्स ने उसको इतना बदनाम किया गया कि वो उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी गई, मगर क्या फायदा हुआ उसको? उसने उसने कोशिश की कि आईएमएफ के प्रोग्राम में ना जाया जाए। इसाक डार की मैं बात कर रहा हूँ, क्या किया कौम ने? आज तक उस बेचारे के खिलाफ पड़े हुए। आज अगर आईएमएफ की कंडीशन मान के आपकी बिजनेस में, गैस में और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, तो ये क्यों होगा? अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो ये होता रहेगा। आप ये समझ लें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिसी ऑफ तो वो तो स्टेबिलाईजेशन चले गए ना, अब क्या करें, वो तो आए बैठे हुए हैं, वो तो कल चले जाएंगे आपको सब मुआहदे वायदे करके। ये सब स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए आए हैं। अगला प्रोग्राम तो बाद में नेगोशिएट होगा अप्रैल के बाद। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि ना जाएं, आप अपने घर को ठीक कर लेना कुछ चीजों में, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आईएमएफ इतनी कंडीशनें क्या नहीं ठीक करने, लगाएगा। 1 2 3 चले, आप बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, एक तो एक्सचेंज रेट में आप ये स्टेट बैंक को ठीक करें, स्टेट बैंक को बहुत ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, बैंक से जो सराय सूद आप लेते हैं, ये ज्यादा टैक्स रिफॉर्म्स करें, जिनके हिस्से का टैक्स है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आप कर दें, आईएमएफ को आप खुद, आईएमएफ कहेगा कि आपको हमारी जरूरत नहीं। आपको पता है 2013 से 17 तक जब डार साहब ने प्रोग्राम चलाया था, उसमें आप सबसे बेहतरीन प्रोग्राम चला, आईएमएफ की एमडी ने आके कहा हमें तो कि आप तो माशाल्लाह अशफाक साहब बड़े उनके करीब हैं, आपकी क्यों नहीं सुन रही है जो आप जो कह रहे हैं बात मुझसे? डार साहब मेरे साथ तो नहीं है, अगर डार साहब होते तो हम करते थे ये पॉलिसियां, हम कर रहे थे, हम लड़ाई लड़ते थे तो आपके सामने। ये मोहम्मद औरंगजेब साहब से कह दीजिए ना, पीएसएल के सदर, पीएसएल या एचबीएल, सॉरी पीएसएल, पीएसएल एचबीएल, मैं एचबीएल से ज्यादा पीएसएल मशहूर हो गया, इसी मुझे निकल आता है पीएसएल। जी, मेरे दोस्तों में से हैं, इनको आपके पैगाम में पहुंचा दूंगा जी।
और मेरा तो भी ये पैगाम नहीं, बल्कि ये भी पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि एक साहब चले गए हबीब बैंक में, कहने लगे पीएसएल का काउंटर कहाँ है। उन्होंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पीएसएल में पैसा बहुत है, मैं उसमें अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ। पीएसएल एचबीएल इतना गड़बड़ हो गया है। चले सर, और आप बताएं। मैं आपने वक्त निकाला अशफाक तौला साहब, और मेरी बात अगर नागवार गुजरी हो तो मैं आपसे नहीं, मेरा पैगाम उन लोगों तक है जो इस मुल्क के असल में हुक्मरान हैं, ये जो इस मुल्क के मेक और ब्रेक कर सकते हैं। इन्हें एक बार फिर मौका मिला है, ये नज़रसानी करें अपने पॉलिसियों पर, नज़रसानी करें अपने घरों पर, अपने अपने इल्ल अखराजात पर, बहुत आसान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। शुक्रिया अशफाक तौला साहब हमारे साथ थे, बड़े सीनियर सीजनड ताजिर, सनतकार और ख़ास तौर पर मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। इसी के हमारे साथ रहिएगा। ज़रा सा अपने मुल्क की यानी इधर की मुकामी ख़बरों की तो खबर लें एक ब्रेक के बाद। टीवी मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मोहतरम रऊफ सिद्दीकी साहब हैं। रऊफ भाई ये बता दीजिए कि फैसल वाडा किसके आदमी हैं? फैसल वाडा अल्लाह मियां के आदमी है और एक अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। हमें देखिए, हमें हर शख्स के ऊपर पूरा यकीन रखना चाहिए, पूरा एतमाद रखना चाहिए और उसके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। नहीं, खुदा ना करे मैं तो सीधा सियासी हवाले से करता हूँ। मैं जब इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं कि जो साहब एक एमपीए भी नहीं रखते ना यानी जिस पार्टी, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं आज़ाद हूँ, तो तमाम एमपीए तो पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आपके जो एमपीए ने जो उनको नॉमिनेट कर दिया, कहते हैं मैं जरदारी साहब मेरे बाप हैं, तो भाई इसी ने पूछा कि वो आदमी किसके हैं? देखिए, बात सारी ये है कि मैं ज़रा खुल के आपको ज़रा बता दूं, जहाँ तक बात है फैसल वाडा की, तो ये हमारे हलकों में वैसे भी बहुत मोतबर है और बहुत, क्योंकि वो जो कुछ भी अपनी फ़िलासफ़ी रखते हैं वो एमकेएम के साथ बड़ी कुर्बत रखती है। जितना कुर्बत रखती है, 15 साल तक तहरीक इंसाफ के साथ रहे और तहरीक इंसाफ उनके कायद ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एमकेएम के खिलाफ जो है लंदन तक पहुंच गए। क्या नहीं किया उसके बाद? उस वक्त उन्होंने कोई आवाज उठाई आपके लिए? देखिए, बात यह है कि हमारे लिए कोई आवाज उठाए या ना उठाए, हमें मालूम है कि हमारे लिए आवाज उठाने के बाद उन सब के साथ क्या होगा और ये होता रहा है। ये तो देखिए, जमाना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, जमाना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, यही तो कल सुनी गई थी कै कहो के दरमिया। हम तो ये सारे मसाइब और ये परेशानियों पर सबने कह के हमारे पे लगाए। नहीं तो आपके पास वाडा के अलावा कोई नहीं है जो सेनेट का उम्मीदवार बन सके? नहीं, बिल्कुल हमारे पास एक नहीं। देखिए, जमीलुद्दीन आली साहब भी हमारे नहीं अभी बात करें, नहीं आपके पास उन्होंने सारी जिंदगी ये कहा कि मैं एमकेएम का कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन भाई जमीलुद्दीन आली बड़े आदमी थे। जमीलुद्दीन आली को सॉरी टू से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, ये सनतकार सरमायाकार आदमी है। मुझे तो सियासी पस मंजर भी नहीं पता कब आए थे, कहां से आए थे, छोड़िए इस बात को, हमें पता सब कुछ है। वैसे मैं दूसरे सेनेटर की बात कर देता हूँ। 3-4 मजीद सेनेटर ऐसे भी तो आए ना जिसको पार्टी ने नॉमिनेट किया, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था, तो और फिर हमने एमएलए का टिकट भी उन लोगों को दिया से लाकर। वो अलग बात है, आली साहब को दिया आपने, दावा करा। फैसल वाडा साहब जो 15 साल तहरीक इंसाफ रहे, जरदारी साहब को अपना बाप कहते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या एमकेएम की क़यादत ने हुक्म दिया अपने एमपीए को इनको कागजात नामजदगी दाखिल करें? इसीलिए मैंने कहा ये तो पार्टी के उसूलों के खिलाफ है, ये प्री पोल रिगिंग है। अगर उन्होंने, और हमने पास में देखा है कि जब खुफिया और राय शुमारी में बहुत सारे एमकेएम पीपल्स पार्टी के लोगों ने और बलूचिस्तान में किस तरह वोट दिए, वो भी हमें मालूम है। वारूफ भाई आपको तो पता है। नहीं, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है यार, ये पूरी सियासी बसात और शतरंज ये तो सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। लेकिन मैं जहाँ तक फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूँ कि पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला किया, तभी एमपीए ने जाकर उनको प्रपोजल और सेकेंडर दिया। और अगर पार्टी ये फैसला करेगी कि टिकट उनको देना है, और आप समझते हैं कि इनके बाद इतने वोट हैं, इतने वोट हो जाएंगे? रोहू भाई इतने वोट हो जाएंगे कि ये सेनेटर क्यों है गालिब
गालिबन जो रेशो के हिसाब से एक सेनेटर्स को गालिबन 136 का हाउस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो तमाम सीटों पे खड़े कर दिए हैं जितने उनके वोट बनते थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, हमने तो जितने हमारे सेनेटर बनने हैं उससे दुगने हमने जमा भी करा के रखे हैं, स्टैंड बाय में भी रखे हैं। दूसरी बात है कि पार्टी ने फैसला किया है और पार्टी के फैसले के पाबंद है तमाम एमपी एमएलए और जो नहीं भी है मुझ समेत। तो मसला ये है कि ऑफिशियली फैसल वाडा जो है आपके अब सेनेट के उम्मीदवार हैं 100%। जब हम प्रपोजल और सेकेंडर दे रहे हैं तो हमने उसको उम्मीदवार नामजद किया है ना पार्टी लीडरशिप ने, उसको हम आपसे ज्यादा मोतबर आदमी कौन हो सकता है। फिर बाकी गुफ्तगू मैं ऑफ रिकॉर्ड रखूंगा कैमरे के बगैर। शुक्रिया आपने रऊफ भाई मेरे लिए वक्त निकाला। बड़ी मोहब्बत। रऊफ सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू हो रही, मैंने थोड़ा सा बेतकाम ले लिया और एक चलते चलते एक वजाहत कर दूं, और यही यानी अगर आप कोई बात कहते हैं और अगर आपको कहीं अगर वजाहत आए तो वो भी पेश करना मीडिया के जो एथिक्स हैं उसके मुताबिक है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जो कुछ स्ट्रीट क्राइम 16,000 3 माह में हुए थे निगरान हुकूमत में, किलिंग हुई थी, और उसमें मैंने कहा था कि जी जिम्मेदार पुलिस है, लेकिन बहरहाल 22,000 रेंजर जो है वो सिंध हुकूमत यानी यहाँ के लिए सर्व करती है। रेंजर्स का ताल्लुक स्ट्रीट क्राइम से नहीं होता। हम फॉलो करते हैं जो बड़े केसेस अगवा बराए तावान हो या जिससे मुल्क की सालमियत या कौमियत का हो, तो अगर उनकी ये वजाहत है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी इस वजाहत को भी आप तक पहुँचाऊँ कि स्ट्रीट क्राइम की जिम्मेदार पुलिस ही होती है और उसके ख़िलाफ़ ये तो हर मुंतखब हुकूमत है वही करेगी। हमने इजलास भी बुला लिया था और इसका नोटिस भी लिया था, शायद कुछ तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।